क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें आज ये बनाया है जो उसमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आए हैं, क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, उनके ही आंसर्स मैंने थोड़े शॉर्ट में लिखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली हम लोग इसको यहाँ तक तो नहीं लिखेंगे, हम उसे थोड़ा एलॉबरेट करके एग्ज़ाम में लिखेंगे। बट मैंने मेन पॉइंट्स लिखी हैं so that it is easier for us to remember. Now industrial disputes meaning essential and case laws ऐसे करके लेबर लॉज के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार आ चुके हैं इसमें सिर्फ वो ही है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इट इज़ जस्ट आई गेस के 28 पेजेस का ही है। तो वी विल बी एबल टू कंप्लीट इन टुडेज लेक्चर। नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीनिंग असेंशियल एंड केस लॉस, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, 15 मार्क्स के लिए आया है। अगर हम ये 15 मार्क्स वाला कवर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इसमें से अगर 5 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आता है तो वो हम उसमें से कर ही लेते हैं। आई थॉट ऑफ के जो हैवी मार्क्स है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो ही हम करेंगे, उसमें बाकी छोटे आंसर्स भी कवर हो जाएंगे। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ऑलरेडी हमने इस पे एलाबोरेटेड वीडियो है, यूट्यूब पे भी है और हम लोगों ने किया हुआ है पहले। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आईडी एक्ट वाज इनेक्टेड टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसीलिए ही बना था कि जो भी इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी हो, जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हो उसे ख़त्म करने के लिए ही ये लॉ, ये एक्ट आया था। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म्स फॉर डिस्प्यूट प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट। तो डिस्प्यूट को प्रिवेंट कैसे करना है और अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सेटल कैसे करना है, तो ये मेन पर्पस है इस एक्ट का। पहले तो डिस्प्यूट प्रिवेंट करना और अगर हो गया तो उसे सेटल करना। अंडर सेक्शन 2 के एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स, कोई भी एक्ट देख लेंगे ना हम लोग, कोई भी जनरली यूजुअली सारे एक्ट में जो भी डेफिनेशंस होंगे ना वो स्टार्टिंग के सेक्शन में होंगे, सेक्शन 2 में ही होते हैं मेजरली। अब कोई भी एक्ट देख लोगे तो अगर कभी याद नहीं आ रहा है कि क्या है तो सेक्शन 2 लिख लिया ना, तो उसका अंदर का KEG वो कुछ भी हो सकता है। बट ये हमेशा ही अंडरस्टूड होता है कि सेक्शन 2 में ही मैक्सिमम डेफिनेशंस होते हैं किसी भी एक्ट के, चाहे वो कस्टम्स एक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल लॉ एक्ट हो, ट्रेड यूनियन हो, कुछ भी हो। तो अंडर सेक्शन 2 के एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन relating to employment, non-employment, terms of employment and conditions of labor। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको, अब ये हम सेक्शन 2 के जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में बताता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। डिस्प्यूट किसको बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसको बोलेंगे, जो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो रहा है। लेकिन वो डिस्प्यूट क्या है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन रिलेटिंग टू, किससे, किस चीज़ के लिए रिलेटेड होगा। अभी खाने पीने की चीज़ के लिए तो वो झगड़ा करेंगे नहीं, वो किस लिए झगड़ा करेंगे, रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ मैटर है, नॉन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कुछ मैटर है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, या कंडीशंस ऑफ लेबर। तो लेबर की कंडीशन कैसी है इंडस्ट्री में, उसकी सेफ्टी, उसका सैनिटेशन, उसकी हेल्थ, उससे रिलेटेड। तो कहीं भी अगर ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में तो दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। नाउ असेंशियल ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्यूट ऑफ और डिफरेंस। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के असेंशियल्स क्या है, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की मीनिंग, तो हमने ये मीनिंग लिखी। फिर असेंशियल्स, तो क्या असेंशियल्स है डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब हम बोलेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, तो देयर मस्ट बी एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज। ये एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनको लग रहा है कि स्टाफ मेरे बारे में गलत सोच रहा है, या स्टाफ को लग रहा है कि कंपनी मुझे निकालने वाली है, तो लग रहा है वाला हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी अ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज। अ मियर इंडिविजुअल ग्रीवेंस इज नॉट सफिशेंट, किसी एक साइड का ग्रीवेंस इज नॉट सफिशेंट, कोई एक जन का ग्रीवेंस है, एक जन को कंप्लेन है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं आएगा। दोनों साइड से कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कोई मैटर है, जब दोनों पार्टीज उस पर एग्रीव्ड है, ग्रीवेंसेस है, दोनों पार्टीज को एक दूसरे के लिए कंप्लेंट्स है, डिस्प्यूट है, तो ही उसे डिस्प्यूट बोला जाएगा या डिफरेंस बोला जाएगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
इज़ नॉट सफिशिएंट अनलेस सपोर्टेड बाय यूनियन। और खाली एक मियर इंडिविजुअल ग्रीवेंस, अगर किसी एक इंडिविजुअल का ग्रीवेंस है लेकिन उसे यूनियन ने सपोर्ट नहीं किया तो वो डिस्प्यूट में नहीं आएगा। तो यूनियन भी उसे सपोर्ट कर रही है। मतलब एक अकेला बंदा हर टाइम जाके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं डिस्प्यूट में जा रहा हूँ। जब तक उसे यूनियन सपोर्ट नहीं कर रही है, मतलब वो लॉजिकल चीज़ बोल रहा है, तो ही उसे यूनियन सपोर्ट करेगी। यूनियन बोलेगी कि हाँ ठीक है, ये डिस्प्यूट में कंसिडर होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट है जिसके लिए हमको जस्टिस के लिए आगे जाना चाहिए। तो देयर मस्ट बी एन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो ग्रीवेंसेस है, खाली ग्रीवेंस होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सफिशेंट नहीं है। ये जो है वो यूनियन सपोर्ट करनी चाहिए। कौन सी यूनियन? इंडस्ट्रियल में कौन सी यूनियन होती है? ट्रेड यूनियन है, जो सपोर्ट करेगी तो ही। पार्टीज इन्वॉल्व, इसमें क्या, कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होंगे डिस्प्यूट्स में? वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। तो डिस्प्यूट किन के बीच में हो सकता है? एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, आपस में दो वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, या दो वर्कमैन की कैटेगरीज के बीच में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जहाँ पे पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है और जो रॉ मटेरियल को मशीनरी में इनपुट करता है वो डिपार्टमेंट अलग है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में भी झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकती है। तो देयर कैन बी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। ये बहुत रेयर होगा कि दो एम्प्लॉयर, अगर किसी पे एम्प्लॉयर है, किसी कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, तो उन डायरेक्टर्स का आपस में अगर डिस्प्यूट है और वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है और वो दोनों, फॉर एग्जांपल वर्कमैन के लिए ही वो लड़ रहे हैं कि एक एम्प्लॉयर बोल रहा है कि वर्किंग शिफ्ट जो है वो 11 घंटे होनी चाहिए और दूसरा डायरेक्टर जो है कंपनी का वो बोल रहा है कि वर्किंग शिफ्ट 9 घंटे की होनी चाहिए। तो ये अगर इनका डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंडस्ट्री है और रिलेटेड टू कंपनी की, इंडस्ट्री के काम से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसी कोई कंडीशन से रिलेटेड है और दो एम्प्लॉयर के बीच में है, तो भी उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोला जा सकता है। ये दो एम्प्लॉयर ज़रूरी नहीं है कि एक फैक्ट्री या एक इंडस्ट्री से ही हो, एक स्टेट से ही हो। अभी कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, उसके अलग अलग स्टेट्स में ऑफिसेज है, अलग अलग स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र स्टेट का जो हेड है उसका डिस्प्यूट है गोवा के जो हेड है उसके साथ। तो ये ऐसा अगर केस है और वो भी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड अगर उसमें कुछ भी डिस्प्यूट है, तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आएगा। रिलेशनशिप मस्ट बी इंडस्ट्रियल, ऑब्वियसली ये मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है तो। एंड सब्जेक्ट मैटर मस्ट रिलेट टू एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो डिस्प्यूट है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि वेजेस से रिलेटेड है या बोनस से रिलेटेड है, आवर्स ऑफ वर्क से रिलेटेड है, रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड है। रिट्रेंचमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, अब आगे भी आएगा, फिर भी हम वापस करेंगे। बट सिंपलेस्ट के रिट्रेंचमेंट मतलब अगर किसी कंपनी ने किसी स्टाफ को जॉब से निकाल दिया, कंपनी ने वर्कमैन को उसकी नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है, डिफरेंस पैरामीटर हो सकते हैं और डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, बट किसी को जॉब से निकालना वो रिट्रेंचमेंट होगा। एंड ले ऑफ क्या होगा? परमानेंट ले ऑफ भी रिट्रेंचमेंट जैसा ही है, लेकिन इन दोनों में फाइन लाइन ऑफ डिफरेंसेस है, वो हम आगे करेंगे। ले ऑफ में भी ये इसी में ही हम करेंगे क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों पे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ले ऑफ में भी ऐसा ही होता है कि किसी को जॉब से निकाल देना, बट कंडीशंस क्या होंगी हम आगे देखेंगे। और कंडीशन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है। ये हम डिस्प्यूट्स के कंसर्न देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ों की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। डिसिप्लिन, अगर किसी ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। कंडीशन ऑफ सर्विसेज, अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। ले ऑफ से रिलेटेड डिस्प्यूट, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स होंगे वो वेजेस, बोनस, आवर्स ऑफ वर्क और रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ से रिलेटेड ही होते हैं। सबसे ज़्यादा तो रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर किसी को किसी की एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, किसी की नौकरी चली जाती है, तो वो रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ में आता है। तो ऐसे केसेस में ही डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा खड़े होते हैं। मस्ट बी रियल एंड सब्सटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्प्यूट है वो रियल होना चाहिए और सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब कुछ उसमें कुछ तथ्य होना चाहिए, कुछ वो लेजिट चीज़ होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल।
तो वो हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम ऐसा उसने सोच लिया कि स्टाफ को पसंद नहीं आ रहा है काम करना, स्टाफ के लिए जगह अच्छी नहीं है, हमें जगह चेंज करनी है, तो वो इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रियल एंड सब्सटेंशियल। केस लॉज इसमें है कि वर्कमैन ऑफ, ये हम लोगों ने केस लॉज जब किए थे लास्ट टाइम तब हमने किया था, बट इसको आप देख लेना, और इसमें भी दिया हुआ है द कोर्ट हेल्ड that to qualify as industrial dispute the issue must directly affect workmen or their terms of employment। तो इस केस में जो ये था कि जो कोई भी अगर इशू है, कोई भी अगर डिस्प्यूट है, तो वो डायरेक्टली वर्कमैन को अफेक्ट करना चाहिए, या फिर उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, किसी और मैटर के लिए आप लेके नहीं जा सकते हो इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर। नेक्स्ट इज Bombay Union of Journalists versus State of Bombay. Court held that the dispute must be supported by substantial number of workmen। तो ये जो लाइन है, ये इसका कनेक्शन यहाँ है, जो हमने देखा कि वो unless supported by यूनियन मतलब बहुत सारे लोग अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो यूनियन आपको सपोर्ट कर रही है, तो ही वो डिस्प्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल जाके अगर केस करेगा, एक इंडिविजुअल जाके अगर न्याय के लिए मांगेगा कि मेरे साथ जो भी डिस्प्यूट है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो उसको नहीं माना जाएगा डिस्प्यूट अनलेस इट इज़ सपोर्टेड बाय सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वर्कमैन। कुछ सफिशेंट लोगों के सपोर्ट अगर है उसके पास, तो ही उसे डिस्प्यूट माना जाएगा। एक अकेले इंसान की बात नहीं सुनी जाएगी, उसको सपोर्टर्स हैं, उसके पास साइन है लोगों की कि 5-10 मेंबर्स कुछ भी उसके पास सपोर्ट है, लोगों यूनियन उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर यूनियन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्कमैन जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ही वो डिस्प्यूट कैटेगरी में आएगा। गेव द ट्रिपल टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर एन एक्टिविटी इज एन इंडस्ट्री। ये जो केस था बैंगलोर वाटर सप्लाई का, तो ये वाटर सप्लाई बोर्ड था। तो बोर्ड ने क्या बोला कि हम लोग तो बोर्ड है, हमारी तो कंपनी नहीं है, तो अगर ये कंपनी नहीं है तो ये इंडस्ट्री नहीं है, तो अगर ये इंडस्ट्री नहीं है तो हम पर तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही नहीं लागू होता। बट कोर्ट ने बोला कि बैंगलोर वाटर सप्लाई जो बोर्ड है वो भी इंडस्ट्री है, उसके लिए तब 1978 में पहली बार ट्रिपल टेस्ट का कंसेप्ट आया, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी इंडस्ट्री को, कोई भी कंपनी को, कोई भी बोर्ड को, कोई भी एसोसिएशन को इंडस्ट्री कब बोला जाएगा, जब वो ट्रिपल टेस्ट पास करता है। तो ट्रिपल टेस्ट में क्या 3 चीज़ें हैं। एक तो सिस्टमेटिक एक्टिविटी, अगर रेगुलरली सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होती है, वैसे ही सेम बैंगलोर वाटर सप्लाई की भी सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। एवरीडे वाटर आता है, प्यूरिफाई होता है, लोगों के घरों में जाता है, तो वो जो है वो वाटर सप्लाई में फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। सेकंड है कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोऑपरेशन वो होना चाहिए, वो है, मतलब रेगुलरली उनको, वो लोग काम पे आ रहे हैं, पूरी टीम आ रही है, सब अटेंडेंस रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, फिर साइन कर रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, उनको सैलरीज मिल रही है, उनको 1 घंटे का लंच ब्रेक मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो there is a relationship, cooperative relationship between employer and employee and प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। भले ही सर्विसेज भी अगर सर्विसेज में सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सर्विसेज का काम हो रहा है, या गुड्स का काम हो रहा है, इस केस में गुड्स क्या है, वाटर, तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रेगुलरली, और प्रोडक्शन, चलो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आइदर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो 3 टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी टू बिकम द बैंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड एज अ इंडस्ट्री। तो ये जो केस है, तो उसमें इस केस का इम्पोर्टेंस ये है कि ट्रिपल टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि इंडस्ट्री जो है उसको इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आने के लिए 3 टेस्ट होने चाहिए। ट्रिपल टेस्ट, फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एक्टिविटी, सेकेंड कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एंड थर्ड इज प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कंक्लूजन क्या है, एंड कोई भी हम आंसर लिखेंगे ना तो उसको इसी पैटर्न में लिखना है। पहले तो जो पूछा है मीनिंग, इंट्रोडक्शन लिखा, मीनिंग लिखा, एसेंशियल्स लिखा, फिर केस लॉस
तो केस लॉ के बारे में लिखा। ये क्वेश्चन तो हमको इतना ही आएगा, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। लेकिन अगर उसका वेटेज 15 मार्क्स का है तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, फिर एसेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिखेंगे, फिर इन सब में डिटेल में 3-4 लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद केस लॉस के बारे में शॉर्ट में लिखेंगे। ये तो बहुत शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसको थोड़ा एलोबरेट करके लिखेंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। ये पूरा लिखेंगे 15 मार्क्स के लिए। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, बीच में हम लोग हमारे हिसाब से कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, बट लास्ट में कंक्लूजन, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग और केस लॉस, लास्ट में केस लॉस मतलब सेकंड लास्ट केस लॉस, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो वी विल फेच गुड मार्क्स। An industrial dispute is a conflict relating to employment issues. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वही है, इज अ कन्फ्लिक्ट रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। द एक्ट इंश्योर्स फेयर सेटलमेंट थ्रू कंसिलिएशन। अब इसमें क्या, ये हमने पढ़ा था कि एक्ट जो है, ये कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, CAAAP। तो ये उसका फॉर्मूला है अगर इंडस्ट्रियल सेटलमेंट करना है तो सबसे पहले होता है कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन में क्या आता है कि वो लोग आपस में ही कंसाइल करते हैं, कि सेटल करने की कोशिश करते हैं, कि दोनों पार्टीज़ को बिठा के कंसिलिएशन होता है। अगर कंसिलिएशन नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, कोर्ट में नहीं जाता है केस, बट जो भी कोई नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के जो कोई ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग अपना आर्बिट्रेशन कंपनी होती है, उनकी आर्बिट्रेशन एसोसिएशन होती है, आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आर्बिट्रेशन के पास जाता है। और आर्बिट्रेशन के पास इसीलिए जाता है क्योंकि इट सेव्स टाइम, और वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल होते हैं केसेस, बट इनका जो डिसीशन है इट इज़ बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज़, क्योंकि दोनों पार्टीज़ मिलकर उनके पास जाते हैं कि ये जो हमारा केस है आप सॉल्व करिए। तो आर्बिट्रेशन होता है, आर्बिट्रेशन के बाद एडजुडिकेशन होता है। तो एडजुडिकेशन जो है वो उसमें पता चलता है कि एडजुडिकेट हुआ, फिर क्या डिसीशन आया। तो डिस्प्यूट जो है उसके प्रोसेसेस ये हैं, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। इट प्लेस अ वाइटर रोल इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस। तो इंडस्ट्रियल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का होना। इसके वजह से ही जो केसेस है वो सॉल्व होते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ प्रीवियस केस लॉस मतलब प्रेसिडेंट्स को देखकर ही नए जो केसेस हैं उनका डिसीजन पहले से ही लोगों को पता होता है, और उसके हिसाब से वो चलते हैं कि पहले भी अगर ऐसा कोई सिमिलर केस हुआ है तो उस केस में ये अवार्ड आया था, अवार्ड मतलब डिसीजन, तो ये अवार्ड आया था, तो उस अवार्ड प्रेसिडेंट के हिसाब से नए जो भी केसेस आएंगे फ्यूचर में, या जो आ रहे होंगे, या जो तब चल रहा होगा कॉन्फ्लिक्ट, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली जो है ये इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। नाउ सेकंड इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट। ये इतना क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट का अगर क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स के लिए, तो सबसे पहले एज यूजुअल हमको इंट्रोडक्शन लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, लास्ट में केस लॉस लिखने हैं, और उसके सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। बीच में क्या लिखना है, जो हमने समझा। स्ट्राइक एंड लॉकआउट आर टू पावरफुल टूल्स। अब स्ट्राइक एंड लॉकआउट जो है वो दो सेम चीज़ें हैं बट अपोजिट है। स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉयज़ करते हैं, और लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर करता है। स्ट्राइक जो एम्प्लॉयज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं प्रेशराइज करने के लिए कंपनी को, मतलब एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करने के लिए, और लॉकआउट जो होता है वो एम्प्लॉयर करता है एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज करने के लिए। तो दोनों ही केसेस में काम तो कंपनी का, इंडस्ट्री का बंद होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो काम है, इंडस्ट्री का जो काम है, वो दोनों ही केसेस में बंद हो जाता है फॉर सम पॉइंट, जब तक ये स्ट्राइक और लॉकआउट कंटिन्यू होता है। तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट आर टू पावरफुल टूल्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, इनको बहुत समझदारी से यूज़ करती है। अगर स्ट्राइक है तो ट्रेड यूनियन या फिर जो सबकी एसोसिएशन है ऑफ एम्प्लॉयज़, वो लोग यूज़ करते हैं इस टूल को। जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है तभी ही वो इस टूल को यूज़ करते हैं,
और लॉकआउट भी ऐसा टूल है एम्प्लॉयर्स के लिए, कंपनीज के लिए, ओनर्स के लिए, कि वो लोग इस टूल को कब यूज़ करते हैं, जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है तब वो अपनी तरफ से काम बंद कर देते हैं, तो उसे लॉकआउट कहते हैं। स्ट्राइक इज़ अ वेपन ऑफ वर्कर्स, तो स्ट्राइक जो है वो वर्कर्स का वेपन है, वर्कर्स का हथियार है, जबकि लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर का हथियार है। बोथ आर रिकग्नाइज्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो दोनों ही 1947 में रिकग्नाइज्ड है। स्ट्राइक का डेफिनेशन सेक्शन 2Q, जैसे मैंने बताया कि जनरली जो डेफिनेशंस होते हैं वो सेक्शन 2 में ही होते हैं, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन Q में स्ट्राइक का डेफिनेशन है, स्ट्राइक इज़ अ सीसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ वर्कमैन एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन। तो सीसेशन मतलब काम को रोकना, कौन काम को रोकता है, जो वर्कमैन की पूरी टीम होती है वो, एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, सब जो कॉम्बिनेशन में काम कर रहे होते हैं सब मिलके, और रिफ्यूजल टू वर्क, या तो फिर वो रिफ्यूज़ कर लेते हैं काम करने को, टू कंपेल द एम्प्लॉयर टू एक्सेप्ट डिमांड। अब स्ट्राइक करते क्यों हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है, टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, तो उनकी जो हमारी मांगे पूरी करो, वो स्ट्राइक उसीलिए ही होता है, टू एक्सेप्ट द डिमांड्स। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राइक्स। तो जनरल स्ट्राइक ये होगा जहाँ पे एंटायर वर्कफोर्स पार्टिसिपेट करेगा, हर एक मेंबर आके स्ट्राइक में बैठ जाएगा। नाउ सिट इन स्टे इन स्ट्राइक, इसमें क्या होगा, वर्कर्स स्टे इनसाइड फैक्ट्री बट हॉल्ट वर्क, ये बाहर बैठ के आंदोलन नहीं करते हैं। सिट इन वाला ये अगर टाइप का स्ट्राइक होता है तो वर्कर्स फैक्ट्री में ही बैठे होते हैं, लेकिन शांति से वो लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, बट ऐसे चिल्लम चिल्ली या ऐसे कोई वो बात जोर जोर से नारे लगाना ऐसा कुछ नहीं करते, वो अब फैक्ट्री के अंदर ही बैठ के काम को बंद कर लेते हैं। तो सिट इन और स्टे इन स्ट्राइक बोलते हैं उसे। गो स्लो, तो ये एक तरह का ऐसा स्ट्राइक है जिसमें वो दिखाते तो हैं कि वो काम कर रहे हैं, बट वो डेलिबरेटली धीरे काम करते हैं, डेलिबरेटली दे आर वर्किंग स्लोअर। सिंपैथी स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ वर्कर्स ऑफ अनदर एस्टेब्लिशमेंट, ये सिंपैथी स्ट्राइक कब होती है, जब किसी और कंपनी या किसी और डिपार्टमेंट के लिए इन लोगों ने स्ट्राइक की है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के एक डिपार्टमेंट में किसी के साथ अन्याय हुआ है, उनको लग रहा है, या फिर किसी और ब्रांच में, किसी और फैक्ट्री में, फैक्ट्री की जो कंपनी की बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, तो उनकी किसी और ब्रांच में, किसी और स्टेट में अगर उन्हें लगता है कि कहीं किसी के साथ इनजस्ट हुआ है और हमको स्ट्राइक करना है, तो ऐसी तरह की सिंपैथी स्ट्राइक, उन लोगों की सिंपैथी में स्ट्राइक करना इस सिंपैथी स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक, तो ये पता है हम सबको कि वर्कर्स फास्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और हंगर स्ट्राइक करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। इकोनॉमिक स्ट्राइक कब बोलेंगे, जब एक्सक्लूसिवली वेजेस के लिए या बोनस के लिए होगी, फिर ये कोई वर्किंग कंडीशन या किसी और चीज़ के लिए नहीं होगी, सिर्फ वेजेस को बढ़ाने के लिए, या वेजेस दे दो या बोनस दे दो, बोनस को बढ़ा दो, वेजेस या बोनस का कंपोनेंट है तो उसे इकोनॉमिक स्ट्राइक बोलते हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस स्ट्राइक, तो अगर किसी कंपनी में अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस हो रही है, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कहीं पर भी अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज़ के राइट्स को तोड़ रहा है, एम्प्लॉयज़ के राइट नहीं मिल रहे हैं उसे, तो कुछ भी अनफेयर कर रहा है वो लेबर्स के साथ, तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस स्ट्राइक बोली जाएगी। नाउ लीगल प्रोविजंस क्या हैं इसके, वो सेक्शन 22 और 23 में दिए हैं। वर्कर्स कैन नॉट स्ट्राइक, अगर वर्कर्स को स्ट्राइक करना है तो उनको 14 डेज़ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, और ये प्रायर नोटिस कहाँ देना है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, ऐसे नहीं कि अपने किसी फैक्ट्री के एक कोने में जाके लगा लिया जहाँ पे कोई पढ़ ही नहीं रहा है, ऐसी जगह पे स्ट्राइक का नोटिस लगाना है उनको कि हम लोग इंटेंशन है हमारा स्ट्राइक करने का, अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग 14 डेज़ में स्ट्राइक करने वाले हैं, तो एटलीस्ट 14 डेज़ का नोटिस उन्हें देना है, और वो भी ऐसी जगह पे नोटिस लगाना है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो, जहाँ पे सबका आना जाना हो, जहाँ पे एम्प्लॉयर भी आता हो, एम्प्लॉय भी आता हो, एम्प्लॉयर नहीं भी आता हो तो उनका मैनेजर आता हो, या इन वर्कर्स का जो हेड है वो आता हो। अल्टीमेटली ये जो मैसेज है कि आप स्ट्राइक करने वाले हो, वो मैसेज एम्प्लॉयर तक पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में नोटिस लगना चाहिए। ड्यूरिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स,
जब कंसिलिएशन चल रही है, ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट है, उसकी सुलह चल रही है, सेटलमेंट चल रही है, तब स्ट्राइक नहीं की जा सकती। या ड्यूरिंग एडजुडिकेशन, ऑलरेडी केस चल रहा है, उसका एडजुडिकेशन चल रहा है, तब भी वर्कर स्ट्राइक नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेटलमेंट, या जब सेटलमेंट हो रही है या अवार्ड हो रहा है। अब सेटलमेंट और अवार्ड दो चीज़ें हैं। एक तो सेटलमेंट कब होगा, जब आपस में सेटल करेंगे वो लोग। अवार्ड कब होगा, जब कोर्ट में गया है ये केस, तो जब उसका डिसीशन आएगा उसे अवार्ड बोलते हैं। जो भी कोर्ट डिसीशन देगी, नेशनल ट्रिब्यूनल या जो भी, जहाँ पे भी स्टेट के पास गया है, जहाँ जिस भी कमीशन के पास गया है ये केस, उनके पास से अगर जो भी डिसीशन आता है उसे अवार्ड बोलेंगे। तो अगर अवार्ड का पीरियड चल रहा है, मतलब अवार्ड का पीरियड इन द सेंस डिसीशन का पीरियड है, डिसीशन मिलने ही वाला है, तब स्ट्राइक नहीं कर सकते, ऑलरेडी उस पर क्योंकि केस चल रहा है। और अगर सेटलमेंट कौन से केस में होगा, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंसिलिएशन के पास गया है, या फिर आर्बिट्रेशन के पास गया है। तो आर्बिट्रेटर ने क्या किया है, सेटलमेंट बताया है कि ऐसा सेटल करो इस केस को। तो सेटलमेंट है या अवार्ड है, तो इन दोनों ही केस में अगर वो चल रहा है या एडजुडिकेशन चल रहा है, इन शॉर्ट अगर प्रोसेस चल रहा है, तो बीच में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। और 14 डेज का नोटिस देने के बिना आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। इसमें केस लॉज कौन से हैं, क्रॉम्पटन ग्रीव्स वर्सेस वर्कमैन। तो गो स्लो स्ट्राइक इज इलीगल दो वर्कर्स रिमेन प्रेजेंट। तो इन लोगों ने क्या किया था कि गो स्लो वाली स्ट्राइक की थी, मतलब जानबूझ के डेलिबरेटली काम धीरे कर रहे थे। तो ये इलीगल है। वो लोग ये दिखा रहे थे कि हम तो काम पे आए हैं, हम काम कर रहे हैं, बट कोर्ट ने क्या बोला कि ये इलीगल है, गो स्लो स्ट्राइक इज इलीगल। मतलब आप ये दिखा रहे हो कि हम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली कर नहीं रहे हैं। और ये टी.के. रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैव नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक। तो इस केस से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके पास स्ट्राइक का फंडामेंटल राइट नहीं है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। लॉकआउट जैसे स्ट्राइक है वैसे लॉकआउट है। लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर का हथियार है। सेक्शन 2I में है ये। अ लॉकआउट इज़ अ टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ वर्क प्लेस। टेम्पररीली काम बंद कर देना। किसने, कंपनी ने खुद ने बंद किया है, यहाँ पे लोगों ने नहीं किया है, स्टाफ ने नहीं किया है। स्टाफ करेगा तो वो स्ट्राइक है, बट टेम्पररी लॉकआउट कर दिया, सस्पेंशन ऑफ वर्क, काम ही बंद कर लिया, और रिफ्यूज़ल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू एम्प्लॉइंग वर्कमैन, या फिर उसने वर्कमैन को एम्प्लॉय करना ही बंद कर दिया। तो काम टेम्पररीली बंद कर देना बाय एम्प्लॉयर इज लॉकआउट। लीगैलिटी इसकी क्या है, सेक्शन 22-23। इसकी लीगैलिटी जो है वो भी 22-23 में है, इसकी लीगैलिटी भी 22-23 में है। सेम है इसमें भी कि जैसे एम्प्लॉय को स्ट्राइक करना है तो उसको नोटिस देना है, वैसे ही एम्प्लॉयर को अगर लॉकआउट करना है तो उसको भी नोटिस देना है। और इसको भी नोटिस कहाँ देना है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एरिया में ही देना है। ऐसा नहीं कि अपनी कैबिन में लगा दिया तो लोगों को पता ही कैसे चलेगा कि वो लॉकआउट करने वाले हैं। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में उसे भी नोटिस देना है। अगर उनको स्ट्राइक के पहले नोटिस देना है तो एम्प्लॉयर को भी लॉकआउट के पहले नोटिस देना है। और एम्प्लॉयर जो है वो नहीं कर सकता लॉकआउट कब, जब कंसिलिएशन या एडजुडिकेशन चल रहा है, या जब अवार्ड या सेटलमेंट का टाइम चल रहा है। सेम कंडीशंस हैं ये, जो कंडीशन है कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन, सेटलमेंट, अवार्ड, नोटिस के बिना, इसके बिना ये भी स्ट्राइक नहीं कर सकता, इसके बिना ये भी लॉकआउट नहीं कर सकते। केस लॉज कौन से हैं इसमें, लॉकआउट इज लीगल इफ़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन नॉट विक्टिमाइजेशन। तो लॉकआउट लीगल है इफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लीगल नहीं है। इफ़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, अगर कंपनी खुद के प्रोटेक्शन के लिए ले कर रही है वो, और नॉट विक्टिमाइजेशन, ये बताने के लिए नहीं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं, विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं। तो ऐसा अगर है तो ही लॉकआउट लीगल है। कंक्लूजन ये है कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट बोथ एम टू इन्फ्लुएंस नेगोशिएशंस। होता क्यों है ये, हड़ताल हो या लॉकआउट हो, उसका यही रीज़न है कि वो नेगोशिएशंस को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो, कुछ बात हो, वो हमारी ये मांगे पूरी करो, हमारा ये प्रोटेस्ट है, हम ये कंडीशंस चाहते हैं, चाहे एम्प्लॉयर के साइड से हो या एम्प्लॉई के साइड से हो।
होता इसलिए है कि वो लोग चाहते हैं कि नेगोशिएशंस हो। अगर वो नेगोशिएशन नहीं चाह रहे होते तो वो डायरेक्ट कोर्ट में गए होते, केस किया होता। बट वो केस में नहीं जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पहले ही सेटल हो जाए, और अगर वहाँ जाएंगे तो ये वो ना ही वो स्ट्राइक कर पाएंगे ना ही वो लॉकआउट कर पाएंगे। द लीगलिटी इज स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट टू मेंटेन इंडस्ट्रियल हार्मनी। तो इंडस्ट्रियल हार्मनी को मेंटेन करने के लिए द लीगलिटी इज स्ट्रिक्टली मॉनिटर। तो ये लीगलिटी उसकी मॉनिटर होती है कि स्ट्राइक लीगल है या नहीं, स्ट्राइक के कंडीशंस क्या है, लॉकआउट भी क्या है, उसके कंडीशंस क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। अब रिट्रेंचमेंट पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आए हैं। तो रिट्रेंचमेंट जो है उसकी मीनिंग, एक्सेप्शंस एंड प्रोसीजर हमको लिखना है अगर हमारे पास 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ऑब्वियसली वील राइट इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया कि इसमें एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को निकाल देते हैं, टर्मिनेट करता है उसकी नौकरी से, और हो सकता है वो अचानक भी निकाल लेगा, लेकिन अचानक निकालेगा तो उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं। रिट्रेंचमेंट रिफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉई फॉर रीजंस अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन। तो अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब उसके रिटायरमेंट का टाइम नहीं हुआ है, ये रूटीन नहीं है, उसको अचानक से निकाल रहे हैं। अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन के उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे, उसने कुछ चोरी की है इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे ही निकाल रहे उसे। तो ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट एम्प्लॉयर पावर एंड प्रोटेक्ट वर्कमैन फ्रॉम आर्बिट्ररी डिसमिसल। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर का पावर रेगुलेट हो टू प्रोटेक्ट वर्कमैन, और वर्कमैन का प्रोटेक्शन हो फ्रॉम आर्बिट्ररी डिसमिसल, कि ऐसा नहीं हो कि उसे बाद में डिसमिस करना पड़े, या फिर उनके पास उनको पता है कि फंड्स का ये है इशू है, या कोई भी रीज़न की वजह से अगर उसे टर्मिनेट किया जा रहा है तो वो रिट्रेंचमेंट है। डेफिनेशन एज आई ऑलवेज से कि सेक्शन 2 में ही आते हैं। तो रिट्रेंचमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 200 में है। रिट्रेंचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर अदरवाइज देन बाय वे ऑफ पनिशमेंट। उसको ये पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं कि तुमको पनिशमेंट है, तुमको इधर से निकाल दिया हमने, दूसरी ब्रांच में चले जाओ, ऐसा पनिशमेंट नहीं होगा। ये किसी और रीज़न से होगा। हो सकता है कि किस कंपनी ने अगर किसी स्टाफ को रिट्रेंच किया और उसकी कोई दूसरी सिस्टर कंपनी में उसको जॉब दे दिया, और वहाँ पे उसने जॉब दे दिया कि सेइंग कि वहाँ के लिए हमारे पास, फॉर एग्जांपल उनको उस बंदे को कहीं और रिमोट एरिया लद्दाख में भेजना है, तो वो बोलेंगे वहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए हमने आपको भेजा है, ना ही एज अ पनिशमेंट भेजा है। तो ऐसे केस में जो है वो रिट्रेंचमेंट के क्लॉज कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे उसकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस नहीं है, उसको टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, उसको रीज़न की वजह से रिट्रेंच कर रहे हैं एक जगह से निकाल के, लेकिन दूसरी जगह उसको ऑप्शन दे रहे हैं। तो रिट्रेंचमेंट जो है वो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस होगा किसी भी रीज़न से, बट अदरवाइज देन बाय पनिशमेंट। पनिशमेंट की वजह से है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है। एक्सेप्शंस क्या है रिट्रेंचमेंट के? इट डज नॉट इंक्लूड, रिट्रेंचमेंट नहीं कंसिडर होगा कब? जब वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, कोई वीआर लेते हैं, खुद ही रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आया। ये रिट्रेंचमेंट का कंसेप्ट ही हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि वर्कमैन जो है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका प्रोटेक्शन हो, मतलब उनको कभी भी कोई भी उठा के निकाल नहीं देना चाहिए। अगर उनको निकाल रहे हो आप विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी प्रॉपर दिस थिंग, तो कंपनी को उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जॉबलेस हो गया। तो रिट्रेंचमेंट का कंसेप्ट ही इसीलिए आ रहा है। तो अगर कोई खुद ही निकल रहा है तो वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। रिटायरमेंट अपॉन रीचिंग सुपर एन्यूएशन एज, अगर उसकी एज है और तब वो रिटायर हो रहा है तो वो भी रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। टर्मिनेशन बाय वे ऑफ पनिशमेंट, उसने कुछ गलत किया और उसको फिर टर्मिनेट किया जा रहा है तो वो भी रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी ने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, फॉर एग्जांपल अगर रोड बना रहे हैं कोई कंस्ट्रक्शन वाले, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में यही बनाया है कि जब तक ये रोड बनेगा तब तक आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी हमारे साथ, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ। रोड बन गया, पूरा सब काम हो गया, मेट्रो का काम हो गया फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है तो उसको निकाल सकती है कंपनी, वहाँ पे फिर रिट्रेंचमेंट का क्लॉज ही नहीं आएगा। कंटिन्यूड इल हेल्थ,
कोई किसकी हमेशा तबीयत खराब ही रहती है तो वो कंपनी के लिए काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, और उसकी हेल्थ के लिए भी वो सही नहीं है। तो अगर कंटिन्यूड इल हेल्थ है तो भी रिट्रेंचमेंट जो है वो कंसिडर नहीं होगा। प्रोसीजर फॉर रिट्रेंचमेंट आता है सेक्शन 25F में, कि अगर 1 मंथ नोटिस और वेजेस इन लीव, मतलब क्या कि अगर आपको किसी को निकालना भी है विथ रिट्रेंचमेंट क्लॉज तो आप उसको 1 महीना पहले नोटिस दो कि 1 महीने बाद हम आपको कंपनी से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं निकाला, आपने बोला कल से मत आओ, तो आपको वेजेस देनी पड़ेगी 1 महीने की, क्योंकि आपने उसको नोटिस नहीं दिया तो उसके पास टाइम कहाँ है दूसरी जॉब देखने के लिए। तो अगर आपने उसको आज ही निकाल लिया तो भी आपको 1 मंथ का सैलरी तो उसको देना ही है। तो आइदर 1 मंथ नोटिस या 1 मंथ नोटिस के बदले वेजेस दे दो, वेजेस इन लीव दे दो। एम्प्लॉयर मस्ट गिव 1 मंथ रिटर्न नोटिस स्टेटिंग रीजंस, ये इंपॉर्टेंट है, रीजंस उसको देने पड़ेंगे कि क्यों निकाल रहे हैं। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन कितना होता है? 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने भी ईयर्स उसने काम किया है इनटू उसका 15 days का सैलरी, उतना उसको रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिलेगा। उसने 15 साल काम किया है तो 15 इंटू उसकी मंथली सैलरी फॉर एग्जांपल 10,000 है तो 15 दिन की सैलरी 5,000, तो 5,000 इंटू 15, उतना उसका रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन बनता है। क्योंकि उसको बिना मतलब विदाउट एनी रीज़न उसको निकाल दिया और बीच में निकाल दिया जब उसकी एज है काम करने की। ऐसा नहीं कि उसकी सुपर एन्यूएशन एज आ गई है, ऑलमोस्ट रिटायर होने वाला है, 2 ही साल है रिटायरमेंट में, ऐसा कुछ है तो अलग बात है। बट अगर वो अभी काम कर सकता है और फिर उसका रिट्रेंचमेंट हुआ है तो कंपनी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। नोटिस टू गवर्नमेंट, और रिट्रेंचमेंट करने के लिए का इंडस्ट्रीज़ को ना सिर्फ इसको नोटिस देना है एम्प्लॉय को, बल्कि गवर्नमेंट को भी नोटिफाई करना है। और गवर्नमेंट को भी बताना है कि मैं ये स्टाफ को निकालने वाला हूँ, रिट्रेंचमेंट करने वाला हूँ, और उस रिट्रेंचमेंट के लिए मैं उनको कॉम्पेंसेशन देने वाला हूँ या कंपनी उनको कॉम्पेंसेशन देने वाली है। तो गवर्नमेंट को नोटिस भी देना इम्पॉर्टेंट है और उस एम्प्लॉय को नोटिस देना भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट गो, ये क्या है कि अगर रिट्रेंचमेंट करना भी है, कंपनी की ऐसी सिचुएशन है कि कंपनी को किसी को भेजना ही पड़ेगा, मतलब एक ना एक स्टाफ को तो निकालना ही पड़ेगा कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी? ऑब्वियस है, अगर मेरे पास भी कोई कंपनी में अगर कोई लोग हैं तो सबसे पुराना होगा उसको तो मैं नहीं निकालूंगी। जिसने रिसेंट ज्वाइन किया है 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले, उसको ही कोई भी निकालेगा। तो अगर रिट्रेंचमेंट करना भी है, करना पड़ रहा है कंपनी को, उसको कॉस्ट कटिंग करनी है या कोई और रीज़न है, तो रूल ये बोलता है कि लास्ट कम फर्स्ट गो, जो सबसे लास्ट आया है, जो सबसे लास्ट ज्वाइन हुआ है, जो सबसे नया एम्प्लॉय है, उसे निकालो, ना कि उसको जो आपको 20-25 साल से काम कर रहा है। और अदरवाइज भी अगर आप 20-25 साल वाले एम्प्लॉय को निकालोगे तो आपको इतना सारा कॉम्पेंसेशन जो देना पड़ेगा एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए ये बात सही समझ में आती है कि लास्ट कम फर्स्ट गो, द लास्ट पर्सन हायर्ड मस्ट बी फर्स्ट टू रिट्रेंच्ड। तो लास्ट पर्सन जो होगा उसको ही रिट्रेंच किया जा सकेगा अगर कंपनी को करना ही है, अनलेस रिकॉर्डेड रीज़न एग्जिस्ट। बट ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि कंपनी ने जो सबसे पुराना है उसको निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? मे भी हो सकता है कि उसके पास इलनेस हो, उसको वो बीमार है, वो काम नहीं कर रहा है, या वो पंचुअल नहीं है, वो अभी उसने दादागिरी दिखा दी है। तो अगर उनके पास रीज़न है तो और बात है, अदरवाइज जो है वो कंपनी को लास्ट कम फर्स्ट गो के प्रोसेस में ही चलना है। जो लास्ट आया है उसको ही रिट्रेंच के लिए बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो सबसे पुराना एम्प्लॉय है उसे बोलना है। तो इसका केस लॉज पंजाब लैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वर्सेस लेबर कोड 1990। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिट्रेंचमेंट हैज़ अ वेरी वाइड मीनिंग एंड इंक्लूड्स एनी टर्मिनेशन एक्सेप्ट लिस्टेड एक्सेप्शन। तो कोई भी टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट में आ सकता है एक्सेप्ट फॉर ये सब को छोड़ के। अगर कंटिन्यूअल है, वॉलंटरी खुद ही छोड़ के जा रहा है, या उसकी एज हो ही गई है वैसे भी तो वो जा रहा है, तो ऐसे केसेस को रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। बाकी सारे केसेस को अगर कंपनी टर्मिनेट कर रही है उसकी जॉब से
तो वो रिट्रेंचमेंट में आएगा और उस रिट्रेंचमेंट के लिए एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए. स्टेट बैंक वर्सेस सुंदरामनी, रिट्रेंचमेंट कवर्स टर्मिनेशन इवन इन केस ऑफ नॉन रिन्यूअल. इस केस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया था उसकी जो एम्प्लॉयमेंट थी. अपॉइंटमेंट लेटर फॉर एग्जांपल, किसी केस में उसको अपॉइंटमेंट लेटर 10 ईयर्स का दिया था और बोला था कि 10 ईयर्स के बाद हम आपका अपॉइंटमेंट जो है वो रिन्यू करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी 10 ईयर्स की है. उसके बाद हम रिन्यू करेंगे और रिन्यू करने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे. तो हुआ ये कि दोनों ही भूल गए या किसी रीज़न से रिन्यूअल नहीं हुआ. तो रिन्यूअल नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी उसको निकाल देगी. तो यहाँ पर भी रिट्रेंचमेंट का क्लॉज कवर हुआ था. इस केस में कंपनी को कॉम्पेंसेट करना पड़ा. कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हमने अपॉइंटमेंट लेटर रिन्यू नहीं किया था, तो तुम लोगों ने जानबूझ के नहीं रिन्यू किया होगा. बट ये कोई सफिशेंट कॉज नहीं है कि उसके लिए आप किसी को भी रिट्रेंच कर दोगे और कॉम्पेंसेट नहीं करोगे. सी, रिट्रेंचमेंट इज़ नॉट रॉन्ग. कंपनी को करना पड़ सकता है कभी, बट उसके लिए आपको कॉम्पेंसेट करना है. कंक्लूजन ये है कि रिट्रेंचमेंट इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड टू इंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी. तो रिट्रेंचमेंट को ज़्यादा रेगुलेट स्ट्रिक्टली इसीलिए किया जाता है ताकि उसमें फेयरनेस हो, किसी के लिए अनजस्ट ना हो और ट्रांसपेरेंसी हो. द प्रोसीजर प्रोटेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ वर्कर्स एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन. तो इस प्रोसीजर से वर्कर्स की लाइवलीहुड, रोज वो उनका जो लाइवलीहुड है, उनका ब्रेड एंड बटर है, वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए. उनकी जो कमाई है वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, उनके साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए. तो इस रीज़न की वजह से रिट्रेंचमेंट जो है वो अच्छे से रेगुलेट होता है. नाउ, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है 15 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए. तो ये हम करेंगे तो इसमें से कवर होगा. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइड्स लीगल स्टेटस टू ट्रेड यूनियन. तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 यूनियंस को लीगल स्टेटस देती है, उनको पावर देती है कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की. मतलब वो लोग सब मिलके, कलेक्टिव मतलब कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं, सब मिलके करते हैं. तो यूनियन एक बंदा नहीं काम उसके लिए लड़ता है, तो पूरी यूनियन जो कलेक्टिवली वो लोग नेगोशिएट करते हैं, तो उसे कलेक्टिव बार्गेन कहते हैं. एंड रेगुलेट्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज़. ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है चैप्टर पूरा ट्रेड यूनियन एक्ट अच्छे से, तो आप रेफर कर सकते हैं. राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. यूनियंस कैन नेगोशिएट विथ एम्प्लॉयर्स. तो यूनियन किस लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगी? कलेक्टिवली सब मिलके किस चीज़ के लिए नेगोशिएट करेंगी? वेजेस के लिए, बोनस के लिए या वर्किंग कंडीशंस के लिए. राइट टू इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स. तो ट्रेड यूनियन को राइट है कि इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट मतलब नो सिविल एक्शन फॉर इंड्यूसिंग वर्कर्स टू स्ट्राइक एज लॉन्ग एज एक्शंस आर लॉफुल. अगर ट्रेड यूनियन ने कोई स्ट्राइक भी की है तो भी ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन ने अगर कुछ काम किया है और वो लॉफुल है तो उनको ये इम्यूनिटी मिलती है, उनको ये ताकत मिलती है, उनको ये एक्सेप्शन मिलता है कि उनके अगेंस्ट कोई सिविल सूट नहीं कर सकता, सिविल केस नहीं कर सकता कि आपने ट्रेस पासिंग कैसे की, स्ट्राइक कैसे किया. तो अगर वो यूनियन के बिहाफ पे एक्ट कर रही है वो, या फिर वो एज ए यूनियन एक्ट कर रही है और उसके एक्शंस लॉफुल हैं, तो उसको ये इम्यूनिटी मिलती है कि उसके ऊपर सिविल केस नहीं होंगे. राइट टू फॉर्म जनरल एंड पॉलिटिकल फंड्स. ये भी हमने देखा था कि सेक्शन 15 और सेक्शन 16 में ट्रेड यूनियन को हक है कि वो जनरल फंड अपने लिए अलग एलोकेट करेंगे, पॉलिटिकल फंड अलग एलोकेट करेंगे, अलग से रखेंगे और कलेक्ट कर सकते हैं वो फंड को. जनरल फंड ट्रेड यूनियन के लिए यूज़ करने के लिए और पॉलिटिकल फंड भी उनको डोनेशंस वगैरह में मिल सकता है, जो वो ट्रेड यूनियन के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं. मतलब लोगों के, जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनके, तो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेंबर्स के एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. फंड्स कैन बी यूज फॉर सोशल, एजुकेशनल, वेलफेयर पर्पसेस. राइट टू रिप्रेजेंट वर्कमैन. तो ट्रेड यूनियन हमेशा वर्कमैन को रिप्रेजेंट करेगी, तो वर्कमैन को कहीं बोलने की, अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिहाफ पे यूनियन बोल सकती है. तो यूनियन रिप्रेजेंट करेगी वर्कर्स को कहाँ? ट्रिब्यूनल्स में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रिब्यूनल होंगे अगर ट्रेड यूनियन रिलेटेड कुछ केस है, डिस्प्यूट है. कोर्ट्स में,
और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के आगे भी ट्रेड यूनियन वर्कमैन के लिए खुद को रिप्रेजेंट करेगी। स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन है इनको, किसको? ट्रेड यूनियन को। ट्रेड यूनियन जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका खुद का वो एक रिकॉग्निशन है, स्टैच्यूटरी लीगल रिकॉग्निशन है। तो सम स्टेट्स गिव रिकॉग्नाइज यूनियंस स्पेशल प्रिविलेजेस। तो जो रिकॉग्नाइज यूनियंस है, किसी किसी स्टेट्स में रिकॉग्नाइज यूनियंस को अलग से प्रिविलेजेस मिलते हैं, सुविधाएं फैसिलिटीज़ मिलती है, स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है ट्रेड यूनियन की? सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 28। तो इनके जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो रजिस्ट्रार को कंपल्सरीली सबमिट करना पड़ता है, और बुक्स प्रॉपर मेंटेन करने पड़ते हैं जिसमें रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट्स होगा, मेंबरशिप डिटेल्स होंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स मतलब जो भी मीटिंग्स होगी तो उसको उसका शॉर्ट में जो भी पूरा समरी लिखते हैं तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी मेंटेन करनी है। लाइबिलिटी फॉर अनलॉफुल एक्ट ऑफ मेंबर्स। यूनियन इज नॉट लाइबल फॉर इंडिविजुअल एक्ट्स अनलेस अथोराइज्ड बाय यूनियन। तो यूनियन जो है वो इंडिविजुअल एक्ट के लिए लाइबल नहीं है। मतलब अगर यूनियन का कोई बंदा जाके कहीं और किसी को कुछ मार के आया है, कुछ करके आया कि मैं यूनियन की तरफ से आया हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। अगर यूनियन ने ऑथोराइज़ किया है उसको जाके कहीं जाके प्रोटेस्ट करने के लिए, उस टीम को जाके बोला है कि प्रोटेस्ट करो, तो अलग बात है। इंडिविजुअली जाके वो यूनियन के नाम पे कुछ नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो उसके लिए यूनियन जिम्मेदार नहीं है। तो यूनियन इज़ नॉट लाइबल फॉर इंडिविजुअल एक्ट। कोई इंडिविजुअल कुछ एक्ट कर रहा है यूनियन का नाम लेके, तो यूनियन इज़ नॉट लाइबल। हाँ, अगर यूनियन ने उसे ऑथोराइज किया है तो यूनियन इज़ लाइबल। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैच्यूटरी रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन मस्ट इंक्लूड, उसका नाम होना चाहिए, जो भी मेंबर्स हैं यूनियन के, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए और मेंबरशिप रूल्स होने चाहिए। ट्रेड यूनियंस का स्टैट्यूटरी रूल ये बोलता है रजिस्ट्रार के पास ये सारे डिटेल देना इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें केस लॉस जो है वो, यूनियन फंड कैन नॉट बी यूज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस अनलेस मेंबर गिव कंसर्न। ये यूनियन नहीं है, ये मिस्टेक है, जनरल फंड्स। तो यूनियन का जो जनरल फंड होता है, दो तरह के फंड होते हैं, जनरल फंड एंड पॉलिटिकल फंड। तो जनरल जो फंड है उसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है जब तक मेंबर्स उसका कंसेंट नहीं दे। सारे मेंबर्स कंसेंट देंगे तो ही वो जनरल फंड जो है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। कंक्लूजन, ट्रेड यूनियन प्ले एन एसेंशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट। वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द एक्ट एंश्योर्स दे हैव सफिशिएंट पावर्स वाइल मेंटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करनी है और सफिशिएंट पावर्स होने चाहिए। नाउ सेफ्टी मेजर्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट भी हमने किया है रिसेंटली, अभी 2-3 दिन पहले। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए? अगर 15 मार्क्स का 5 टू जितने भी मार्क्स का आया, इसमें से हम लोग को रफ आइडिया तो आ ही जाएगा। द फैक्ट्रीज एक्ट इंश्योर्स, ये एक्चुअली हम लोग ये जो हम पढ़ रहे हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है, इट्स नॉट इंटेंडेड फॉर डीप स्टडी। तो डिटेल में पढ़ना है तो ऑब्वियसली बुक या फिर वो जो लॉन्ग नोट्स हैं उसको करना पड़ेगा। बट आई थॉट ऑफ कि हमको थोड़ा आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या है और सिलेबस में और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसीलिए आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस। तो फैक्ट्रीज एक्ट इंश्योर्स द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री एक्ट जो है उसमें यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सेफ्टी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, हेल्थ, ये मैंने बताया था कि सेफ्टी और हेल्थ और वेलफेयर फैक्ट्री वर्कर्स का ये जो है वो सेफ होना चाहिए, इतना तो मिलना ही चाहिए फैक्ट्री के वर्कर्स को। सेफ्टी प्रोविजंस रिड्यूस एक्सीडेंट्स। तो सेफ्टी प्रोविजंस क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक्सीडेंट ना हो, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ना हो, मतलब उनको उनके ऑक्यूपेशन के खतरे ना हो, ऐसा ना हो कि उनकी नौकरी चली जाए। तो हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर इंपॉर्टेंट है वर्कर्स का जो फैक्ट्री में काम करते हैं। फिर इसमें हमने देखा था कि फैक्ट्री क्या है, तो फैक्ट्री का डेफिनेशन, फिर वर्कर्स का डेफिनेशन, तो वैसे वो सारे डेफिनेशन हम देख सकते हैं। बट सेफ्टी मेजर्स की बात है वो भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, फैक्ट्री एंड ऑल। और सेफ्टी प्रोविजंस क्या है कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी, मशीनरी का फेंसिंग होना इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 21 ये बताता है कि ऑल डेंजरस पार्ट्स मस्ट बी सिक्योरली फेंस्ड। तो अगर फेंसिंग नहीं होगी और फिर वर्कर कहीं चला गया और उसे करंट लगा या शॉक हुआ या
कुछ डेंजरस केमिकल से उसको कुछ भी हार्म हुआ, तो फिर फैक्ट्री एक्ट के अंडर सेफ्टी मेजर फॉलो नहीं हुआ है, तो फिर फैक्ट्री को उसका बेयर करना पड़ेगा। तो फॉर दिस रीज़न तो ये सेफ्टी प्रोविज़न तो फैक्ट्रीज़ को ध्यान में रखना ही है कि कोई भी डेंजरस पार्ट है मशीन के, उसका प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए। वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, तो ये हमने देखा था कि मशीनरी अगर मोशन में है तो वर्कर्स उस पर उसको रिपेयर ना करें एटलीस्ट, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिले। एंड स्पेशली ट्रेंड एडल्ट मेल वर्कर्स कैन क्लीन और एडजस्ट मशीनरी इन मोशन। अगर मशीनरी मोशन में है तो उसको क्लीन करना है या एडजस्ट करना है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना है, तो उसमें यूजुअली एडल्ट मेल वर्कर ही ये काम करेगा। फीमेल वर्कर इसलिए नहीं करेगी क्योंकि मशीनरी बहुत बड़ी होती है, और यूजुअली भी अगर देखेंगे कि इन नॉर्मल केसेस के इतना जो स्ट्रेंथ है वो मेल वर्कर्स में ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस, तो यंग पर्सन अलाउड नहीं है। डेंजरस मशीन ये हमने पढ़ा था कि 14 से नीचे को तो अलाउड ही नहीं है। 14 और 15 के लिए, 14 एज टू 15 ईयर्स तक जो कोई बच्चा होगा या यंग पर्सन होगा वो काम कर सकता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड घंटों के लिए काम कर सकता है, और वो भी वो डेंजरस मशीन के लिए काम नहीं कर सकता। हॉइस्ट एंड लिफ्ट, तो हॉइस्ट मतलब जिससे कार्गो ऊपर उठाते हैं, ये भी हमने देखा था कि फॉक लिफ्ट जैसा कुछ बोल सकते हैं कि जिससे सामान उठा के कहीं स्टैक होता है, तो या फिर लिफ्ट है, तो वो भी एवरी 6 मंथ्स जो है वो एग्जामिन होनी चाहिए, क्योंकि लिफ्ट में हॉइस्ट किसी ऊपर गिर सकता है, वो कार्गो, वो जो गुड्स होंगे, या लिफ्ट भी है, वो वर्कर्स लिफ्ट यूज़ करते हैं, तो उनके लिए रिस्क ना हो, इसीलिए वो एवरी 6 मंथ्स उसका एग्जामिन या मेंटेनेंस होना चाहिए। एक्सेसिव वेट, किसी को भी मैनुअल एक्सेसिव वेट लिफ्टिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कंपनी में कि बियॉन्ड सर्टन लिमिट के इससे ज़्यादा वेट आपको मैन्युअली नहीं उठाना है, तो ये कंपनी इंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, फैक्ट्री इंस्ट्रक्ट करनी चाहिए, और वर्कर्स को भी पता होना चाहिए, ये उनका राइट है कि कोई उनको अगर बोलता है कि बहुत ज़्यादा वेट उठाने के लिए मैन्युअली, तो वो उनको नहीं उठाना है, बिकॉज सेक्शन 34 से इसके एक्सेसिव वेट वर्करों से नहीं उठाना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट एंड फ्यूम्स, अगर डस्ट एंड फ्यूम्स है तो मास्क देना चाहिए, या प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे एयर और सन का वेंटिलेशन हो, तो हवा का ये हो कि एग्जॉस्ट हो, कुछ भी प्रोटेक्शन होना चाहिए डस्ट एंड फ्यूम्स के लिए, वो सेक्शन 35 बोलता है। प्रिकॉशंस फॉर एक्सप्लोजिव हजार्डस प्रोसेस, अगर कोई कंपनी में एक्सप्लोजिव मटेरियल बन रहा है, कोई ऐसी एक्सप्लोजिव चीज़ें हैं या हजार्डस हैं, डेंजरस चीज़ें हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी कमिटीज़ बननी चाहिए, जो कमेटी ध्यान देगी कि एक्सप्लोजन से अगर कुछ हुआ तो फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, और इंश्योरेंस होना चाहिए, तो ऐसी सेफ्टी कमेटी का ये सब काम होगा। और इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, अगर फायर एक्सटिंग्विशर है, जो भी कुछ है, तो वो सारे प्रिकॉशंस उनको रखने हैं। मॉनिटरिंग ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है तो वो वहीं पर रहे उस जगह पे जहाँ पर वो होने चाहिए, उससे बाहर नहीं जाए। और फायर सेफ्टी का सेक्शन 38 में ये है कि फैक्ट्रीज मस्ट हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स, एमरजेंसी एग्जिस्ट होने चाहिए अगर फायर कहीं लग जाती है तो, और वर्कर्स को ट्रेनिंग देना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर इन केस ऑफ फायर इन फैक्ट्री। केस लॉ एमसी मेहता, ये जो केस है एमसी मेहता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है लॉ के लिए। इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोलते हैं। तो इससे ये पता चला था कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, तभी ये जो कंसेप्ट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का, कि जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है कि हजार्डस इंडस्ट्रीज़ के लिए, अगर कोई इंडस्ट्री हजार्डस है तो चाहे आपकी इंडस्ट्री के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी गलती नहीं थी या मुझे नहीं पता था, तो इग्नोरेंट नेग्लिजेंट जैसा कुछ नहीं है। अगर आप हजार्डस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है तो आपकी ये लाइबिलिटी है, आपकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द केस ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी फॉर हजार्डस इंडस्ट्रीज बताता है। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कि सेफ्टी प्रोविजंस एम टू एंश्योर अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स ना हो, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो। कंप्लायंस इज़ मैंडेटरी, तो इसको कंप्लायंस जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं वो मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है।
एंड एंश्योर्स वर्कर्स वेलफेयर, तो उसके लिए वर्कर्स का जो वेलफेयर है वो इंश्योर करता है। अब आई डोंट थिंक विल बी एबल टू कवर दिस, तो ये हम कल करते हैं इसका सेकेंड पार्ट।